डियर स्टूडेंट्स, हम दूसरे पाठ का मानव तंत्र में पहला टॉपिक मानव पाचन तंत्र को समझ रहे थे। पिछले वीडियो में हमने मानव पाचन तंत्र के अंग मुख्य, ग्रसनी, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलद्वार, इनके बारे में विस्तार से समझा। इन सभी को सामूहिक रूप से आहार नाल कहते हैं। यानी कि हमने पिछले वीडियो में आहार नाल के बारे में समझा था। इस वीडियो में हमें प्रमुख ग्रंथियां, जिनमें लार ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय, इन तीन ग्रंथियों के बारे में तथा मानव में भोजन का पाचन किस प्रकार से होता है उसकी प्रक्रिया को समझेंगे। तो चलिए अपन शुरू करते हैं ग्रंथियों के बारे में। यहां पाचन ग्रंथियां हेडिंग है। इसमें बताया गया है कि मनुष्य में प्रमुख तीन ग्रंथियां भोजन के पाचन में सहायक हैं। एक तो लार ग्रंथि, दूसरी यकृत ग्रंथि और तीसरी अग्नाशय ग्रंथि। यकृत को अपन लीवर कहते हैं, अंग्रेजी में इसको लीवर कहा जाता है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे इस लार ग्रंथि की। लार ग्रंथियां, जैसा कि आपने खूब नाम सुना है, अपने मुख में जो लार निकलती है, यानी कि लार ग्रंथियां मुख में होती हैं। ठीक है, यह ग्रंथि मुख में लार उत्पन्न करती है। लार एक सिरमी, तरल एवं चिपचिपे श्लेष्मा का मिश्रण है। देखिए, इसमें दो चीजें होती हैं लार के अंदर। कौन कौन सी? एक तो सिरमी तरल, दूसरा श्लेष्मा। ठीक है ना। अब ये जो सिरमी तरल है, यह तरल भाग क्या काम करता है? तरल भाग भोजन को गीला करता है। ठीक है, लार में दो चीजें हैं, एक तो सिरमी तरल, दूसरा श्लेष्मा। ठीक, तो सिरमी का काम क्या है? सिरमी जो तरल है, तरल का मतलब पानी जैसा पदार्थ। ठीक है, तरल भाग भोजन को गीला करता है। जो अपन ने भोजन खाया है उस भोजन को गीला करने का काम करता है ये तरल पदार्थ। जो ये भोजन अपन मुंह में चबाएंगे तो लार निकलेगी और उस लार का जो तरल भाग है वो भोजन को गीला कर देगा। ठीक है, तथा श्लेष्मा, दूसरा भाग क्या है लार के अंदर? श्लेष्मा होता है। श्लेष्मा लुब्रिकेंट, श्लेष्मा चिकना पदार्थ है और लुब्रिकेंट का मतलब होता है घर्षण कम करना। ठीक है, लुब्रिकेंट ऐसे पदार्थ को कहते हैं जो घर्षण को कम करे, यानी कि भोजन मुंह के अंदर बिल्कुल चिकना हो जाएगा। ठीक है, उसका घर्षण नहीं होगा। तो श्लेष्मा का काम है लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट के तौर पर काम करना। ठीक है। दूसरी बात, लार का मुख्य कार्य भोजन में उपस्थित स्टार्च का मुख में पाचन शुरू करना है। यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि भोजन का पाचन कहां से शुरू होता है, या सबसे पहले भोजन के पाचन की क्रिया कहां से प्रारंभ होती है, तो मुख से ही शुरू हो जाती है। यानी कि भोजन का पाचन मुंह में ही शुरू हो जाता है। और मुंह के अंदर किस चीज का पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कौन सा? स्टार्च। देखिए, अपन को भोजन, जो भोजन कर रहे हैं अपन, उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, इन तीन का ही पाचन यहां समझेंगे और इन तीन का ही पाचन होता है। विटामिन का पाचन नहीं होता, जल का पाचन नहीं होता, और जो खनिज लवण है उनका पाचन नहीं होता है, वो सीधे ही अवशोषित हो जाते हैं। ठीक है, उनको पचाने के लिए अलग से कोई एंजाइम नहीं होते हैं। तो यहाँ जो स्टार्च है, ये क्या है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्च अंग्रेजी का शब्द है, इसे हिंदी में मंड कहते हैं। ठीक है, मंड बोल दीजिए हिंदी में, या अंग्रेजी में इसको स्टार्च बोल दीजिए। क्लियर? तो जो लार है वो हमारे भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट? स्टार्च को पचाना शुरू कर देती हैं, उसका अपघटन करना शुरू कर देती हैं। जो जटिल पदार्थ है उसको सरल अणुओं में तोड़ना शुरू कर देती है। ठीक है, अब लार के अंदर ऐसा कौन सा एंजाइम है जो उसको तोड़ता है? वो है टाइलिन या एमाइलेज, जो अपन आगे देख लेंगे। एक दूसरी बात और, जो अपन भोजन करते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट किन किन भोज्य पदार्थ में है, प्रोटीन कहाँ होता है, और वसा किन किन में है, वो हमें थोड़ा ध्यान होना चाहिए। देखिएगा, जितने भी अनाज हैं, गेहूं है, बाजरा है, चावल है, मक्का है, इन सब में कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, आलू है, आलू में कार्बोहाइड्रेट है जिसको अपन सब्जी के रूप में काम में लेते हैं। उसके अलावा प्रोटीन जो है वो मुख्यतः दालों में और मांस, मछली, अंडों में, इनमें पाया जाता है। वसा, वसा जो है वो तेल और घी, जो अपन चिकने पदार्थ काम में लेते हैं उसमें वसा होती है।
ठीक है, तो यहाँ अपन आगे देख लेंगे इसके बारे में। और तो अपन बात कर रहे थे लार ग्रंथियों की। तो लार ग्रंथियों की जो स्थिति है वो मुख में कहाँ होती है? मानव शरीर के अंदर मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। कितनी होती हैं? 3 जोड़ी। ठीक है, यानी कि टोटल 6 होती हैं। जैसे मान लीजिए ये कर्णपूर्व है, ये बायां कान है, इसके पास में यहाँ है, उधर दूसरी तरफ दायां कान होगा, उसके पास भी होगी, यानी कि एक जोड़ी तो कर्णपूर्व की होगी। इसी प्रकार से अधोजंब की एक जोड़ी होती है। अधोजंब, जंब मानी जबड़ा, ठीक है, निचले जबड़े के अंदर है अधो, यानी कि निचला निचला जबड़ा। अधो जीवा, जीवा यानी कि जीभ, यहाँ अपने मुख में यहाँ जीभ है, और इस जीभ के नीचे यहाँ पर अधो जीवा, अधो यानी नीचे, जीभ के नीचे है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। अब इनके बारे में एक एक के बारे में देखेंगे। पहली कौन सी है? कर्णपूर्व। ये रही कर्ण, कर्ण मानी कान। ठीक है, तो कर्णपूर्व यह सिरमी तरल का स्त्रावण करती है। देखिए लार के अंदर 2 चीजें अपने पढ़ी थी अभी। लार में 2 चीजें कौन कौन सी हैं, ये दोबारा देख लेते हैं, है ना। सिरमी तरल होता है और दूसरा श्लेष्मा होता है। तो ये जो सिरमी तरल है इसका स्त्रावण कौन करेगी? ये जो कर्णपूर्व ग्रंथि है, पहली वाली ग्रंथि, इसकी बात कर रहे हैं, ये तो सिरमी तरल का स्त्रावण करेगी। दूसरी जो अधोजंब यानी कि जो निचले जबड़े में है, यह एक मिश्रित ग्रंथि है, और ये तरल और श्लेष्मिक दोनों पदार्थ का स्त्रावण करेगी। ठीक है ना, यानी कि सिरमी तरल का भी करेगी और श्लेष्मा का भी करेगी। तीसरी कौन सी है? अधोजीवा, जो कि जीभ के नीचे ये रही अधोजीवा। ठीक, तो ये कौन सा स्त्रावण करेगी? यह जीवा के नीचे पाई जाती है तथा श्लेष्मिक स्त्रावण यानी केवल श्लेष्मा का स्त्रावण करेगी। तो हमें थोड़ा याद रखना है, कर्णपूर्व जो ग्रंथि है कान के जस्ट पीछे पास में ना, गालों में पाई जाती है, कान के नीचे जो गाल है अपने वहां होती है, ये सिरमी तल का करती है। अधोजीवा जीभ के नीचे वाली केवल श्लेष्मा का स्त्रावण करती है, और ये जो बीच वाली जो अधोजंब है ये तरल और श्लेष्मा यानी कि सिरमी तरल और श्लेष्मा दोनों का स्त्रावण करती है। क्लियर? चलिए फिर अपन आगे चलते हैं। अगली ग्रंथि है अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि को अंग्रेजी में पेनक्रियाज कहते हैं। आपने खूब नाम सुना है। यह मिश्रित ग्रंथि है। देखिए मिश्रित ग्रंथि किसे कहते हैं? ग्रंथियां हमारे शरीर में 2 प्रकार की होती हैं, एक तो अंतःस्त्रावी और एक बहिस्त्रावी ग्रंथियां। दूसरे पार्ट के अंदर, इसी पार्ट में हम तंत्रिका तंत्र और अंतःस्त्रावी तंत्र पढ़ेंगे। तो जो अंतःस्त्रावी तंत्र है उसके अंदर ग्रंथियों के बारे में पूरा दिया गया है। तो यहाँ अंतःस्त्रावी ग्रंथियां ऐसी ग्रंथियां उन ग्रंथियों को कहते हैं जो कि हार्मोन बनाती हैं। क्या बनाती हैं? हार्मोन। यानी कि जब ग्रंथियों में हार्मोन बनते हैं, यह हार्मोन एक रासायनिक पदार्थ ही होता है, तो यह हार्मोन को बिना नलिका के सीधे ही रक्त में छोड़ देती हैं। तो इन्हें नलिका विहीन ग्रंथि भी कहा जाता है, अंतःस्त्रावी ग्रंथियों को। ठीक, और दूसरा है बहिस्त्रावी ग्रंथियां। ठीक, बहिस्त्रावी ग्रंथियां जो है वो कुछ ऐसे पदार्थ छोड़ती हैं जो कि भोजन के पाचन में या अन्य क्रियाओं में सहायक होते हैं। ये हार्मोन नहीं बनाती हैं। ठीक है, और इनके लिए रक्त में छोड़ने के लिए नलिका की आवश्यकता होती है। तो ऐसी ग्रंथियां जो अंतःस्त्रावी और बहिस्त्रावी दोनों काम करे, ठीक है, उन ग्रंथियों को मिश्रित ग्रंथियां कहेंगे। तो मिश्रित ग्रंथियां किसे कहते हैं? जो अंतःस्त्रावी भी है और बहिस्त्रावी भी है, दोनों काम करती है, उसे अंतःस्त्रावी यानी कि जो हार्मोन भी बनाती है और अन्य भोजन को पाचक एंजाइम बोल दीजिए या अन्य कोई भी काम करने का पदार्थ छोड़ती है, वो बहिस्त्रावी। दोनों काम करे वो मिश्रित कहलाती है। तो यहाँ अपन बात कर रहे हैं कि जो अंतःस्त्रावी जो ये ग्रंथि है अग्नाशय ग्रंथि, ये अंतःस्त्रावी के तौर पर हार्मोन इंसुलिन और ग्लूकेगोन, ये 2 हार्मोन बनाती है। ठीक है, इंसुलिन आपने नाम सुना होगा। इंसुलिन जो मधुमेह रोग, इंसुलिन की कमी से जो है मधुमेह रोग हो जाता है, रक्त में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, जिसे डायबिटीज भी कहते हैं, है ना। दूसरा ग्लूकेगोन, ये दोनों हार्मोन ग्लूकोज की मात्रा को, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण करते हैं। दूसरा यह बहिस्त्रावी अग्नाशय रस का स्त्रावण करती है। देखिए अग्नाशय रस जो है क्षारीय प्रकृति का होता है। कैसा होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है, इसमें क्षारीय पदार्थ होता है। यह ग्रंथि यकृत, गर्सनी तथा तिल्ली से घिरी होती है। देखिए इस लाइन को समझते हैं। यह ग्रंथि यकृत कहाँ है? अग्नाशय ग्रंथि में डायग्राम में अपने यहाँ देखें, इसको थोड़ा सा मैं और ऊपर ले लेता हूं। पहली बात तो ये कि ये गर्सनी नहीं है, यहाँ पर ये गलत है यहाँ पर, ठीक है ना। ये ग्रहणी है। क्या है ये? ग्रहणी है, इसको याद रखिएगा, ग्रहणी है। ग्रहणी के पास में, यकृत के पास में होती है, और तिल्ली यानी कि स्प्लीन जिसको बोलते हैं उसके पास होती है। देखिए ये रहा, ये ऊपर वाला ये भाग, ये तो आमाशय है, ठीक है ना, ये आमाशय है ये भाग। और यहाँ ये आपको जो सफेद रंग में बिल्कुल इस प्रकार से दिख रहा है, ये ग्रंथि, ये है अग्नाशय ग्रंथि।
ठीक है, तो ये कहाँ किसके पास है, ग्रहणी के पास में है। ये जो घुमाव है ना, ये छोटी आंत का ग्रहणी वाला भाग है यहाँ, ठीक है, इसमें आकर के खुलता है ये। यानी कि इसके अंदर ये जो हार्मोन और जो अग्नाशय रस बनता है, ये अग्नाशय रस सारी प्रकृति का होता है, ये यहाँ इस ग्रहणी में छोड़ दिया जाएगा। ठीक, चलिए अपन आगे देखते हैं। ये 8 से 6 इंच लंबी और यू आकार की होती है, और इस ग्रंथि के द्वारा स्त्रावित एंजाइम वो सारणी में अपन आगे देखेंगे। आंतों में प्रोटीन, वसा व कार्बोहाइड्रेट में पाचन में मदद करती है। यानी कि ये तीनों प्रकार के एंजाइम छोड़ती है। इसमें प्रोटीन का पाचन भी होता है, वसा का भी होता है और कार्बोहाइड्रेट का भी होता है। अग्नाशय ग्रंथि जो हार्मोन छोड़ेगी उसमें तीनों चीजों का पाचन होगा। और इंसुलिन और ग्लूकेगोन आप जानते हैं ये हार्मोन है, और ये शरीर के अंदर, रक्त के अंदर शर्करा शर्करा यानी कि शुगर की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। ठीक, चलिए फिर अपन आगे देखें। यकृत के बारे में बता रहा है। देखो यकृत का डायग्राम ये रहा, ठीक है ना। मैं पहले ही बता देता हूं, यकृत 2 पाली में बटा होता है। देखिए एक पाली तो ये रही इधर, ठीक है ना, ये भाग, ये छोटी पाली और ये दूसरी पाली बड़ी है, 2 पाली में बटा होता है। इसके नीचे पिताशय होता है, पिताशय को क्या कहते हैं, गाल ब्लेडर, ठीक है ना, ये पिताशय रहा। अब देखिए होता क्या है, यकृत के अंदर जो है यहाँ पीतरस का निर्माण होता है, ठीक है, पीतरस भी क्षारीय प्रकृति का होता है। तो ये जो पीतरस है ये बनता यकृत में है, लेकिन ये यहाँ से बन करके और ये इस नलिका के द्वारा पिताशय के अंदर आकर के यहाँ स्टोर हो जाएगा, ठीक है ना। यानी पिताशय के अंदर पीतरस, बाइल जूस, जिसको बाइल जूस कहते हैं अंग्रेजी में, पीतरस यहाँ एकत्रित हो जाता है। और जब अपन भोजन करते हैं तो भोजन यहाँ आमाशय में 4 से 5 घंटे ठहरता है। जब ये भोजन यहाँ से ग्रहणी में जाएगा, ये भोजन कैसा है, अम्लीय भोजन है, कैसा है, अम्लीय भोजन, और यहाँ ग्रहणी में जाएगा तो ये अम्ल के कारण ग्रहणी की कोशिकाएं नष्ट हो सकती हैं। इसलिए ये जो पीतरस जो क्षारीय है ये आएगा और ये इस ग्रहणी के अंदर मिल जाएगा, जिससे भोजन अब जो है वो उसकी अम्लता कम हो जाती है, भोजन अब ज्यादा अम्लीय नहीं रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो अग्नाशय ग्रंथि है ये भी अग्नाशय रस छोड़ेगी यहाँ पर, और ये भी क्षारीय प्रकृति का होता है। ये दोनों मिलकर के, पीतरस और अग्नाशय रस दोनों मिलकर के क्या करेंगे, भोजन की अम्लता को कम कर देते हैं। ठीक, चलिए अपन यकृत की बात करते हैं अब आगे। मानव शरीर में उपस्थित सबसे बड़ी ग्रंथि, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन, कई बार एग्जाम से पूछी गई है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत। यकृत देखिए, यकृत केवल बहिस्त्रावी ग्रंथि है, ठीक है। ग्रंथियां 3 प्रकार की होती हैं, अंतःस्त्रावी, बहिस्त्रावी और मिश्रित। यकृत कैसी है, बहिस्त्रावी। सभी ग्रंथियों की बात करें तो सभी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत। चाहे वो जितनी भी 3 प्रकार की ग्रंथियां हैं उन तीनों में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। पहला क्वेश्चन ये। दूसरा ये कि सबसे बड़ी बहिस्त्रावी ग्रंथि, तो वो भी यकृत होगा। सबसे बड़ी जो अंतःस्त्रावी ग्रंथि है वो अपने जो गला है, गले में थायराइड ग्रंथि होती है, वो होती है अंतःस्त्रावी ग्रंथियां। ठीक है, तो यहाँ अपन केवल जो बात कर रहा है यकृत की, तो यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है एवं महत्वपूर्ण पाचक ग्रंथि है, यानी कि भोजन के पाचन में सहायक है। यह मध्यपट के नीचे स्थित लगभग त्रिकोणाकार अंग है और अधिकतम वजन दाईं ओर होता है। देखिए ये मध्यपट क्या है, मध्यपट को अंग्रेजी में बोलते हैं डायफ्राम। तो ये कहाँ होता है, देखिएगा अपनी, ये जो ऊपर से गर्शिका यहाँ आ रही है मुख से, जैसे मान लीजिए यहाँ मुख है और ये मुख से गर्शनी और फिर नीचे गर्शिका आ रही है ना, यहाँ एक इस प्रकार से मांसपेशी का बना हुआ एक मध्यपट पाया जाता है, डायफ्राम पाया जाता है। इसके ऊपर यहाँ फेफड़े होते हैं दोनों तरफ, दायां फेफड़ा बायां फेफड़ा, ठीक है ना, ये दाहिना फेफड़ा ये बायां फेफड़ा। तो यहाँ इसमें से जो नीचे की तरफ ये क्रॉस करते हुए ये जो गर्शिका आ रही है, ये यहाँ यानी कि तो लीवर कहाँ है, इस मध्यपट के नीचे है, यानी कि डायफ्राम के नीचे पाया जाता है। ये ऊपर वाली जो गुहा है इसे तो कहते हैं वक्ष गुहा, छाती या सीना बोल दीजिए, और मध्यपट के नीचे वाली जो गुहा है इसे बोलते हैं उदर गुहा, उदर यानी कि पेट, ठीक है। 2 गुहा होती हैं, वक्ष गुहा और उदर गुहा। इन दोनों के बीच में होता है मध्यपट। नाम क्या पड़ गया, मध्य, मध्य यानी कि बीच में, किन के बीच में, वक्ष गुहा और उदर गुहा के बीच में, इसलिए नाम क्या है इसका, मध्यपट। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं। इस टेबल को अपन आगे देखेंगे जहां पाचन को समझेंगे। सामने से देखने पर यकृत 2 पालियों में, यानी कि 2 भाग अपन ने बात की, एक दाईं तरफ और एक बाईं तरफ, 2 पालियों में विभक्त होता है, ठीक ना। और आगे बता रहा है कि यकृत में करीब 1 लाख छोटी षटकोणीय संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाइयां, जिन्हें यकृत पालियां कहा जाता है, निर्मित होती हैं। यानी कि क्वेश्चन ये बनता है, यकृत की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं। जिस प्रकार से मानव शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका कहलाती है ना, तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई जो है वो न्यूरॉन, ठीक है ना, न्यूरॉन कहलाती है। जिस प्रकार से हमारी जो किडनियां हैं, वृक्क है, उनकी सबसे छोटी इकाई नेफ्रॉन कहलाती है, वैसे ही
यकृत जो है, यकृत की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई यकृत पालिया कहलाती है। इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने इस बुक के अंदर आपको 4 इकाइयां याद करनी है। मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका, ठीक है ना। दूसरा यकृत वाली बात कर रहे हैं, यकृत की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई यकृत पालिया। तीसरा तंत्रिका तंत्र की पढ़ेंगे अपन, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन। और चौथा अपन क्या पढ़ेंगे, वृक्क या किडनी, ठीक है ना, की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन या वृक्काणु। तो आपको ये चारों याद रखनी है अच्छी तरह से, इनमें से कोई भी एक आपके एग्जाम में आ सकती है। तो ये यकृत पालिया होती हैं। अब यकृत पालिया करती क्या है, यह ग्रंथि पीत का निर्माण करती है, पीत रस यानी कि बाइल जूस का निर्माण करती है। और यह पीत यकृत वाहिनी उपतंत्र के द्वारा, पीत वाहिनी द्वारा पित्ताशय में चला जाता है। अभी अपन ने ऊपर समझा था, पीत रस जो बना है वो कहां चला जाएगा, यानी कि बना तो कहां है, पीत रस का निर्माण तो कहां होता है, यकृत में, और ये कहां पहुंच गया, यहां से इस पित्ताशय में पहुंच गया। ठीक है, आगे देखते हैं, चलिए। और पित्ताशय यकृत में अवतल में स्थित होता है। पित्ताशय पीत का भंडारण करता है। पित्ताशय का काम क्या है, पीतरस का भंडारण या संचय करना, स्टोर कर लेता है, उसको संग्रहित कर लेता है। ठीक है, यहां से पित्ताशय नलिका द्वारा पीत, ये ग्रहणी है, क्या है, ये ग्रहणी में चला जाएगा। कहां चला जाएगा, अब पित्ताशय से निकलेगा और ग्रहणी में चला जाएगा। देखिएगा, अभी अपन ने ऊपर समझा भी था, एक बार दोबारा देख लीजिए। यहाँ पितरस स्टोर हो गया, ये संग्रहित हो गया, ये यहाँ से फिर ये ग्रहणी में यहाँ पहुंचेगा। ठीक है ना, ये गर्षणी नहीं है, ग्रहणी है, गलत प्रिंटिंग है वहां पर, उसको करेक्शन कर लीजिएगा। फिर अपन बात करेंगे भोजन का पाचन, यानी कि अपने ग्रंथियों के बारे में पढ़ा। अब अपन किसकी बात करेंगे, भोजन के पाचन की बात करेंगे, भोजन का पाचन कैसे होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं, भोजन के पाचन की क्रिया कई यांत्रिक और रासायनिक क्रिया द्वारा संपन्न होती है। आहार नाल के भीतर विभिन्न अंगों में जो ग्रंथियां हैं, है ना, विभिन्न अंगों और ग्रंथियों से स्त्रावित जो एंजाइम, ये ग्रंथियां हैं किसका स्त्रावन करेंगी, एंजाइम का स्त्रावन करेंगी। एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन के बने पदार्थ होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं एंजाइम, ठीक है ना, जो भोजन को पचाएंगे। ये पोषक तत्वों को क्या करेंगे, का जल अपघटन करेंगे, यानी कि भोजन की पाचन क्रिया में जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा है, उसका जल अपघटन होगा। ठीक है ना, और ये जो एंजाइम होते हैं, इसकी प्रकृति कैसी होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भोजन को पचाने वाले एंजाइम की प्रकृति कैसी होती है, हाइड्रोलेसेज वर्ग। ठीक है ना, इसको याद कर लीजिएगा, हाइड्रोलेसेज वर्ग, यानी कि जल अपघटन करने का काम होता है, तो इसको हाइड्रोलेसेज वर्ग कहते हैं। ठीक है, हाइड्रो यानी कि जल की बात कर रहा है, और लेसेज यानी कि लाइसेस टूटना। ठीक, लाइसेस मतलब क्या था, टूटना, हाइड्रोलेजेज यानी कि टूटने वाले। पाचन में कार्य करने वाले प्रमुख एंजाइम कौन कौन से देखिएगा, यहाँ इन ये एंजाइम में से आपके कन्फर्म एक क्वेश्चन एग्जाम में छोटा क्वेश्चन बनता है। कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाले एंजाइम कौन कौन से हैं, एमिलेज, देखो अभी अपन ने बात की थी, लार के अंदर होता है ये एमाइलेज या अल्फा एमाइलेज, भोजन का पाचन मुंह से शुरू हो जाता है ना। ये माल्टेज और सुक्रेज, देखो माल्टेज, माल्टोज नाम की शर्करा होती है, सुगर यानी कि कार्बोहाइड्रेट होती है, उसको पचाएगा। सुक्रोज को सुक्रेज एंजाइम बचाएगा। एंजाइम के नाम के आगे एज होता है, जैसे एमिलेज, एज जोड़ दिया, माल्टोज को पचाने वाला माल्टेज, है ना, सुक्रोज को पचाने वाला एंजाइम सुक्रेज, उसके आगे एज जोड़ देते हैं। प्रोटीन पाचक एंजाइम, प्रोटीन को पचाने वाला ट्रिप्सिन है ना, काइमोट्रिप्सिन है, पेप्सिन है, ये प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम है। और वसा का पाचन करने वाला लाइपेज। देखो याद करने का तरीका बता दूं मैं, वसा क्या होती है, लिपिड को बोलते हैं, लिपिड बोल दो या फैट बोल दो, अंग्रेजी में इसको लिपिड भी बोलते हैं या फैट या वसा, घी और तेल वाले पदार्थ, है ना। तो लिपिड से नाम बढ़ गया लाइपेज, लिपिड प्लस एज यानी कि लाइपेज। यहाँ पर लाई का मतलब क्या है, लिपिड, ठीक है ना, वसा। चौथे जो एंजाइम है वो है न्यूक्लियजेज। न्यूक्लियजेज का मतलब क्या है, हम जो भोजन कर रहे हैं उसमें कोशिकाएं हैं, और जो कोशिका उसमें डीएनए होता है, केंद्रक में डीएनए, तो डीएनए के अंदर क्या, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड क्या हो सकता है, डीएनए और आरएनए, तो उसको पचाने वाले जो है न्यूक्लियोटाइडेज और न्यूक्लियजेज, ये एंजाइम उसको पचाएंगे, डीएनए को यानी न्यूक्लिक अम्ल को तोड़ने का काम करेंगे। आगे देखिएगा, भोजन को चबाने व लार के साथ मिलाने का कार्य मुख गुहा में, यानी कि भोजन मुख के अंदर ही अपनी जीभ जो है वो उसको मिला देती है। ठीक है ना, जो तरल सिरमी पदार्थ है और श्लेष्म पदार्थ भोजन मिल जाता है, और लार के अंदर जो एमाइलेज एंजाइम है वो मिल जाता है। लार का श्लेष्मा भोजन के कणों को चिकना कर देता है। देखिए श्लेष्मा क्या काम करता है, लुब्रिकेंट का काम करता है, ऊपर पढ़ा था अभी अपन ने। लुब्रिकेंट का मतलब क्या है, यानी कि चिकनापन कर देता है, घर्षण कम हो जाता है। उन्हें
चिपकाने में मदद करता है भोजन को। भोजन अब बोलस के रूप में कर्मानुकुंचन गति द्वारा गर्सनी से गर्शिका और गर्शिका से आमाशय में पहुंचता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अपना जो ये भोजन मुंह के अंदर यहाँ है, मान लीजिए मुंह से कहाँ आएगा, गर्सनी, ठीक है ना, ये मुंह के जस्ट पीछे गर्सनी, फिर ये जो नलिका इसका नाम क्या, गर्शिका, और यहाँ से कहाँ आएगा वे, आमाशय के अंदर। ये आमाशय मैंने बना दिया, देखिएगा आमाशय इस प्रकार से, ठीक है ना, ये नीचे ग्रहणी। तो ये मुख है, मुख से भोजन को चबाया, कहाँ गया, गर्सनी, गर्सनी से कहा आया इस नलिका में जिसका नाम क्या है, गर्शिका, और गर्शिका से कहा आया आमाशय में। तो ये यही बात कर रहा है कि और इस समय जो भोजन यहां से मुंह में गति करता हुआ आ रहा है, ये गति जो हो रही है इसको गति का नाम क्या, कर्मानुकुंचन गति, कर्मानुकुंचन गति होती है। और यहाँ ये जो भोजन, ठीक है, इस भोजन का नाम क्या है, इसको बोलस कहते हैं। क्या कहते हैं, बोलस। याद रखिएगा, मुख से भोजन जब आमाशय में पहुंचता है तो उस समय उसे क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं, ठीक है ना। और आमाशय से जब आगे छोटी आंत में जाएगा तब उसे काइम कहेंगे। क्या कहेंगे, काइम, वो आगे आ जाएगा, अपन देख लेंगे। तो दोनों नाम याद रखने, बोलस और काइम। आगे देखिएगा, आमाशय में भोजन के प्रवेश को जठर गर्शिका अवरोधन नियंत्रित करती है। जैसे ज्यों ही मान लीजिए आमाशय में भोजन आएगा तो यहाँ पर ये जो भाग है यहाँ पर एक अवरोधनी होती है। ये जो भोजन आ रहा है ये इस अवरोधनी जो है ये इसको कंट्रोल करती है, नियंत्रित करती है। लार में उपस्थित एंजाइम टाइलिन या एमाइलेज, देखिए ये टाइलिन और एमाइलेज एक ही बात है, ठीक है ना। जिस प्रकार से आपके घर पे दो ना, स्कूल में नाम अलग है, घर पे नाम अलग होता है ना बच्चों का, तो वैसे ही एंजाइम्स के जो नाम है वो भी दो दो नाम मिल जाते हैं, बहुत सी चीजों के दो दो नाम होते हैं। तो ये टाइलिन या एमाइलेज एक ही बात है, दोनों एक ही एंजाइम है। लार के अंदर टाइलिन बोल दीजिए या एमाइलेज एंजाइम होता है। ये मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का जल अपघटन शुरू कर देता है। कार्बोहाइड्रेट यानी कि जो स्टार्च उसको पचाना शुरू कर देगा, और यहाँ पर 30% स्टार्च को माल्टोज में किससे बदल देगा, ये माल्टोज में बदल देगा, ठीक है ना। और आमाशय में 3 प्रकार के स्त्राव, आमाशय जो है उसमें 3 प्रकार की चीजें होती हैं। देखिए इसको समझते हैं अपन। जैसे मैं बना रहा हूं यहाँ पर, ये लीजिए आमाशय बना दिया मैंने, है ना, कई बार बना चुके हैं अपन आमाशय का डायग्राम इस प्रकार से। ये आमाशय है। तो ये क्या बता रहा है कि आमाशय में 3 प्रकार की चीजें होती हैं। तो म्यूकस, देखिए सलेस्मा को म्यूकस कहते हैं अंग्रेजी में, म्यूकस अंग्रेजी का शब्द है, ठीक है ना। सलेस्मा यानी चिकना पदार्थ। यहाँ पर इसकी जो कोशिका है ना, आमाशय की कोशिकाएं, ये सलेस्मा का स्त्रावण करती हैं, ठीक। दूसरा है प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन, ठीक है, ये एक एंजाइम होता है प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन। देखिए वास्तव में क्या होता है, जो पेप्सिन जो एंजाइम है ना, जो प्रोटीन को पचाएगा, वो पेप्सिन एंजाइम निष्क्रिय होता है पहले, ठीक है ना। ये पेप्सिन जो एंजाइम है ये कैसा होता है, निष्क्रिय होता है। तो इस पेप्सिन एंजाइम को कौन सक्रिय करेगा, ये जो पेप्सिन एंजाइम है, यानी कि ये पेप्सिन एंजाइम पहले प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन में होता है, ठीक है ना। मैं यहां लिख देता हूं, ये रहा प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन, ठीक है ना, पेप्सिनोजन। अब ये जो प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन है ये HCl की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहां आएगा, ये भी इसकी अग्नाशय आमाशय की जो कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाएं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल छोड़ती हैं। जो ये प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के संपर्क में आएगा, ये एक्टिव हो जाएगा और पेप्सिन में बदल जाएगा। पहले ये पेप्सिन कैसा था, निष्क्रिय था, और जब ये निष्क्रिय होता है तो इसका नाम क्या होता है, प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन, ठीक है। और जब ये HCl के कारण एक्टिव हो जाएगा, सक्रिय हो जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पेप्सिन। पेप्सिन किसको पचाएगा, पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है। किसको पचाता है, प्रोटीन को पचाता है, ठीक है, क्लियर। तो क्या बात हुई इसमें, 2 चीजें हो गई, म्यूकस सलेस्मा कहते हैं, प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन जो कि पेप्सिन में बदल जाएगा, और एक तीसरा होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। HCl का एक काम तो क्या हो गया, ये जो प्रो एंजाइम है पेप्सिनोजन उसको पेप्सिन में बदलना, दूसरा भोजन में आए हुए जो हानिकारक जो जीवाणु हैं उनको नष्ट करने का काम भी करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। म्यूकस, देखो म्यूकस की बात कर रहा है, सलेस्मा की बात कर रहा है। सलेस्मा गिरवा कोशिकाओं द्वारा स्त्रावित किया जाता है, यानी कि जो आमाशय की बात कर रहे थे अपन, इस आमाशय के अंदर ऐसी कौन सी कोशिकाएं हैं जो म्यूकस यानी कि सलेस्मा का स्त्राव करती है। तो यहाँ पर इसका नाम क्या, गिरवा कोशिकाएं। गिरवा यानी कि गर्दन जैसी कोशिकाएं, यानी कि यहाँ पर इस प्रकार से कोशिकाएं होती हैं जो गिरवा कोशिकाएं, उनका नाम क्या है, सलेस्मा गिरवा कोशिकाएं। नाम ही क्या, सलेस्मा गिरवा कोशिकाएं। तो सलेस्मा का स्त्राव करेंगी, सलेस्मा यानी कि म्यूकस का स्त्राव करेंगी। प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन, देखिए आपने ऊपर जो थोड़ी देर पहले समझा था, यहाँ पर प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन क्या करेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा तैयार अम्लीय वातावरण में सक्रिय एंजाइम पेप्सिन में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि ये प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन किसमें बदल गया,
पेप्सिन में बदल गया, किसके कारण है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण। ठीक है, तथा भोजन में उपस्थित प्रोटीन का अपघटन करता है। कौन करेगा? ये पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का अपघटन करेगा, उसको पचाएगा। फिर ये बात कर रहा है नवजात शिशुओं की। नवजात शिशु यानी जो छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल छोटे बच्चे, ठीक है ना, उनके अंदर क्या होता है? शिशुओं में, नवजात शिशु में पेप्सिन के साथ जठर रस में, जठर रस किसे कहते हैं? जो अग्नाशय रस है ना, ये सॉरी आमाशय रस, ये जो आमाशय है अपना, इसके अंदर जो रस है पूरा, उस रस को कहते हैं जठर। जठर जो शब्द है वो आमाशय का ही है, ठीक है ना। जठर रस में रेनिन नामक एंजाइम होता है। जो छोटे बच्चे होते हैं वो दूध पीते हैं, माँ का दूध पीते हैं, तो वो दूध के अंदर वहां जो प्रोटीन है, उस प्रोटीन को पचाने के लिए एक रेनिन नाम का एंजाइम होता है, ठीक है ना, ये उसको पचाता है। क्लियर? तो पेप्सिन के साथ जो है जठर रस में रेनिन नामक एंजाइम का काम क्या है? दूध के अंदर जो प्रोटीन है, मोस्टली केसिन जो प्रोटीन होता है, उसको पचाता है। वो अपना आगे देख लेंगे। अब ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये कहां से स्रावित होता है? ऑक्जेंटिक कोशिकाएं, इंपोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। ऑक्जेंटिक कोशिकाएं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती हैं। जो आमाशय के अंदर है, या आमाशय के अंदर है, यहाँ जो ऑक्जेंटिक कोशिकाएं हैं, यहाँ कुछ कोशिकाओं का नाम क्या है? ऑक्जेंटिक कोशिकाएं, यानी कि ये कोशिकाएं हैं, यहाँ ये कोशिकाएं, ये ऑक्जेंटिक कोशिकाएं क्या करती हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती हैं। आमाशय में भोजन कुछ घंटों तक संग्रहित रहता है और पेशीय संकोचन द्वारा जठर रस से मिश्रित होकर कायम का निर्माण करता है। देखिए अभी अपन ने बात की थी, पहले बोलस की बात की थी, अब कायम बन गया, यानी कि यहाँ जो आमाशय भोजन ठहर गया कुछ घंटों के लिए, उसके बाद में ये ग्रहणी में जाएगा, है ना। फिर आगे अगर क्षुद्रांतर, तो यहाँ ये भोजन जो है ये नीचे जब जा रहा है ग्रहणी में, छोटी आंत में, तो इसमें उसको कायम कहते हैं। क्या कहते हैं? यहाँ इस भोजन को कायम कहेंगे। आमाशय से भोजन छोटी आंत में पहुंचता है। देखिए अब ये स्टेप टू स्टेप चल रहे हैं, भोजन पहले कहां था और कहां पहुंच गया, ठीक है ना। यानी कि ये अपना, ये आमाशय बना दिया मैंने इस प्रकार से, और ये आमाशय से भोजन कहां पहुंच गया? अब छोटी आंत में। छोटी आंत का मतलब ग्रहणी में पहुंच गया, है ना। छोटी आंत का ही भाग है ग्रहणी। सर्वाधिक पाचन क्रिया ग्रहणी में होती है। यहां से भोजन जो ही ये कायम यहां आएगा, यहां पाचन की क्रिया होगी, सबसे ज्यादा पाचन क्रिया यहां होती है। यहाँ विभिन्न नलिकाओं द्वारा अग्नाशय रस, देखिए यहाँ पर क्या है? यहाँ अग्नाशय ग्रंथि ये रही, मैं बना रहा हूं, ये अग्नाशय ग्रंथि क्या करेगी? अग्नाशय रस छोड़ेगी। ऊपर यहाँ कौन सी ग्रंथि थी? यकृत, ठीक है ना। इस यकृत से क्या आएगा? पीत रस आ जाएगा, ठीक है, जो कि वसा का पायशीकरण करता है। पीत लवण आ जाएगा, ठीक है, कहाँ आ गया? ग्रहणी में। ठीक, तो आंतर रस छोड़े जाते हैं। आंतर रस यानी कि जो छोटी आंत की जो ग्रहणी भाग है, ये भी, इसकी जो कोशिकाएं हैं वो भी कुछ रस स्त्रावित करती है, उसमें भी एंजाइम होते हैं, ठीक है ना। तो अग्नाशय रस, ये पीत रस या पीत लवण बोल दीजिए, और आंतर की कोशिकाएं आंतर रस, ये सब चीजें यहाँ मिल जाती हैं। कब? जब ये कायम भोजन यहाँ ग्रहणी में आता है। तो सबसे ज्यादा पाचन की क्रिया ग्रहणी में, इस भाग में होती है, ठीक है ना, जो भोजन में उपस्थित विभिन्न पोषक तत्वों का पाचन करते हैं। पीत वसा का पायशीयन करता है। देखिए पीत रस जो है ना, यहाँ पर अग्नाशय में बना था, जो पित्ताशय के अंदर संग्रहित हो गया था, ये सिर्फ वसा का पायशीकरण करता है। वसा यानी कि तेल और घी। तेल और घी चिकनाई वाले पदार्थ हैं, वो जल में घुलते नहीं है, तो इनको पचाने के लिए जल में घुलना जरूरी है। तो पहले इनका पायशीकरण होगा, ठीक है ना। तो पायशीकरण का मतलब क्या है? ताकि जल में घुल सके, तो इसको घुलने के लिए पहले इनका पायशीकरण किया जाता है। पायशीकरण की क्रिया पीत रस द्वारा की जाती है। यह वसा पाचन के लिए आवश्यक है। साथ ही पीत जो है वो लाइपेज एंजाइम को भी सक्रिय करता है। जो पीत रस है ना, लाइपेज एंजाइम जो अग्नाशय ग्रंथि छोड़ेगी ये, ठीक है ना। ये अग्नाशय ग्रंथि लाइपेज एंजाइम, ये पहले लाइपेज एंजाइम जो है वो निष्क्रिय होता है, और उसको एक्टिव कौन करेगा? जो अग्नाशय, यहाँ पीत रस आएगा, यहाँ से लीवर से, पित्ताशय से, ये इसको एक्टिव करता है, सक्रिय करता है लाइपेज को। ग्रहणी में सरलीकृत, आप देखिए ग्रहणी के अंदर भोजन क्या होगा? पदार्थ छोटी आंत के अग्र क्षुद्रांतर और क्षुद्रांतर में अवशोषित किए जाते हैं। यानी कि ये जो ग्रहणी थी आगे, ठीक है ना, ये आगे चल करके अग्र क्षुद्रांतर और फिर क्षुद्रांतर बनाती है। ये अग्र क्षुद्रांतर वाला भाग है, और ये अंतिम भाग ये वाला इतना, ये क्षुद्रांतर वाला भाग। तो यहाँ भोजन का अवशोषण होगा अग्र क्षुद्रांतर में और क्षुद्रांतर में, ठीक है। अवशोषित पदार्थों को विभिन्न कोशिकाओं, अब यहाँ से रक्त की नलिकाएं जुड़ी हुई हैं, और ये रक्त की नलिकाएं जो भोजन का अवशोषण हो गया, ये डायरेक्ट जैसे ग्लूकोज जो भी पदार्थ हैं वो सारे के सारे यहाँ रक्त के माध्यम से प्रत्येक कोशिका तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। भोजन अपने आहार नाल के अंदर है, यहाँ से रक्त में घुल जाएगा, और रक्त में घुल करके प्रत्येक शरीर की कोशिका को, क्योंकि भोजन प्रत्येक कोशिका को चाहिए, ठीक है। अपचित व अनावशोषित पदार्थ क्षुद्रांतर में, अब जो भोजन जिसका पाचन नहीं हुआ है या जिसका अवशोषण नहीं हुआ है, वो यहाँ क्षुद्रांतर में आ जाएगा। क्षुद्रांतर से कहां चला जाएगा?
वर्धांत्र में बड़ी आंत में, और बड़ी आंत्र से फिर ये मलाशय के अंदर आ जाएगा, ठीक है ना, बड़ी आंत्र और ये भाग मलाशय रहा, यहाँ पहुंच जाएगा और इसको बाहर उत्सर्जित कर दिया जाएगा, है ना। क्षुद्रांत्र से बड़ी आंत में में जाते हैं, और बड़ी आंत का मुख्य काम जल और खनिज लवण का अवशोषण करना, ये पहले भी आ चुका है। बड़ी आंत का काम क्या है, ये बड़ी आंत है जो मैंने इसको मोटा बनाया है, बड़ी आंत जल और खनिज लवणों का अवशोषण करती है ना, तथा शेष अपचित भाग का उत्सर्जन कर दिया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा। उत्सर्जन का मतलब होता है बाहर निकालना, बाहर त्यागना। अपचित ठोस जो पदार्थ है, ठीक है, मलाशय के अंदर जिसको मल कहते हैं, और एक तंत्रिकीय प्रतिवर्ती क्रिया द्वारा बाहर त्याग दिया जाता है। अब देखिए अपन यहाँ इसमें एक खास चीज जो बच गई वो है ये सारणी। देखिएगा, एक नंबर का क्वेश्चन इस पार्ट में आएगा, एक क्वेश्चन आएगा एक नंबर का, एक आएगा 3+2 यानी कि 5 नंबर का। तो जो एक नंबर का क्वेश्चन बनता है वो इनमें सीधा बनता है कि कौन सी ग्रंथि और कौन सा एंजाइम छोड़ती है और वो किसका पाचन करती है। तो हमें याद रखना है लार ग्रंथि, लार ग्रंथि में टाइलिन या एमाइलेज, ठीक है ना, एक ही बात है, टाइलिन या एमाइलेज दोनों एक ही नाम है। तो ये किसका पाचन करती है, ये कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च बोल दीजिए। क्लियर, इतना याद रख लीजिएगा, लार ग्रंथि कार्बोहाइड्रेट स्टार्च का पाचन करती हैं और मुंह में होती हैं। कहाँ होती है, मुख में होती है। दूसरी है आमाशय, आमाशय के अंदर जठर रस, ठीक है ना। दो एंजाइम है, पेप्सिन और रेनिन। रेनिन तो बताया था अभी अपने छोटे बच्चों के अंदर, छोटे बच्चे जो दूध पीते हैं, दूध के अंदर केसिन नाम का प्रोटीन होता है, वो केसिन पेरा केसिन में बदल जाएगा, ठीक है ना। और पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को बचाता है, प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल देगा, ठीक, आमाशय के अंदर है। फिर अगला है अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय, इसमें आपको दो तीन याद रखने हैं। एक तो इसमें भी एमाइलेज एंजाइम होता है जो स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। एक ट्रिप्सिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिप्सिन, इसको बहुत अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। ट्रिप्सिन एंजाइम जो है ये प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलता है, ठीक है ना। देखिएगा, आमाशय का जो पेप्सिन है वो भी प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल रहा है, और ये भी प्रोटीन को पेप्टाइड में। लेकिन पेप्सिन तो कहां से निकला था, आमाशय से, और ये कहां से निकला है, अग्नाशय ग्रंथि से। ट्रिप्सिन कहां से निकला है, अग्नाशय ग्रंथि से, और आमाशय से निकलता है पेप्सिन। दोनों का काम एक ही है, ये भी प्रोटीन पाचक, ये भी प्रोटीन पाचक। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि नहीं दो प्रोटीन पाचक एंजाइमों के नाम लिखिए, तो एक तो क्या हो जाएगा, पेप्सिन, ठीक है ना, एक हो जाएगा ट्रिप्सिन। पेप्सिन कहां से निकलता है, आमाशय से, और ट्रिप्सिन कहां से निकलता है, अग्नाशय से, ठीक है। फिर एक इसमें खास इंपोर्टेंट है लाइपेज, ठीक है। अग्नाशय ग्रंथि में लाइपेज एंजाइम जो लिपिड का वसा को पचाएगा, वसा को मोनोग्लिसराइड में और वश्य अम्ल में बदल देता है। उसके अलावा न्यूक्लियस एंजाइम भी होते हैं जो डीएनए और आरएनए को न्यूक्लियोटाइड में तोड़ देते हैं, ठीक है। फिर अपन बात करेंगे आंतर्य रस, आंतर्य रस यानी छोटी आंत जो ग्रहणी है, ठीक है ना, वहां वो भी कुछ एंजाइम स्त्रावित करती है, जैसे माल्टेज, माल्टेज क्या करेगी, माल्टोज कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल देगी। देखिए ग्लूकोज जो है वो सबसे सरल पदार्थ है, ग्लूकोज का छोटी आंत अवशोषण कर लेगी। तो कार्बोहाइड्रेट जो जटिल था, सबसे छोटा अणु ग्लूकोज, ग्लूकोज का सूत्र क्या है, C6H12O6, ठीक है ना। ये ग्लूकोज का अवशोषण होता है, तो ये ग्लूकोज जो है इसमें बदल जाएगा, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज, ग्लूकोज ग्लूकोज में बदल रहा है, ठीक है। दूसरी शर्करा कौन सी थी, लेक्टोज शर्करा, लेक्टोज शर्करा दूध में होती है ना, दूध से लेक्टोज शर्करा, दूध से फिर दही बनता है, लैक्टिक एसिड बन जाता है, तो दूध में लेक्टोज शर्करा होती है, तो उसको लेक्टेज एंजाइम, कौन सा एंजाइम, लेक्टेज, ठीक है, लेक्टेज एंजाइम उसको ग्लूकोज में बदल देगा। उसी प्रकार से सुक्रोज को, सुक्रोज जो शर्करा है, कार्बोहाइड्रेट है, उसको सुक्रेज एंजाइम बदल देगा ग्लूकोज के अंदर। बदलना किसमें है, ग्लूकोज में बदलना है, ठीक है। उसी प्रकार से ये भी लाइपेज एंजाइम छोड़ती है, का स्त्रावण करती है, लाइपेज एंजाइम वसा का वशीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देगा। और न्यूक्लियस एंजाइम आप पता है डीएनए और आरएनए को उनको तोड़ देते हैं। उसी प्रकार से फिर लास्ट में है यकृत। अब देखिए खास बात, क्वेश्चन बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो भोजन के पाचन में सहायक है परंतु वो किसी भी प्रकार का एंजाइम स्त्रावित नहीं करती है। देखिए यकृत जो है, लीवर, वो केवल पीत रस या पीत लवण का ही स्त्रावन करती है, इसमें किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं होता है, ठीक है ना, कोई भी एंजाइम नहीं है यकृत ग्रंथि के अंदर। सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है, लेकिन ये किसी भी पाचक एंजाइम का स्त्रावन नहीं करती है, ठीक है ना। यहां से क्वेश्चन बनता है। तो यकृत जो है वो पीत रस का स्त्रावन करता है। पीत रस का काम क्या है, वसा का पायशीकरण करना। क्या करना, पायशीकरण, थोड़ी देर पहले अपने ऊपर पढ़ा था। तो ये वसा है पायशीकृत हो जाएगा, यानी कि वशीय अम्ल वसा को की गोलिका में बदल देगा, और ये की छोटी आंत के अंदर, क्योंकि यकृत जो अपना रस पिताशय में भेज देता है और पिताशय से फिर ग्रहणी में आता है। छोटी आंत के कौन सी भाग में, ग्रहणी के अंदर आ जाता है, जहां पर वसा का पायशीकरण होता है, ठीक। तो इस प्रकार से हमने मानव के पाचन तंत्र के बारे में पूरा विस्तार से समझा, और
मेरे ख्याल से आपके साथ ध्यानपूर्वक आपने इसको समझा होगा और आपके समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, धन्यवाद।